ओके, मशीन लर्निंग, व्हाट डज इट मीन? क्या होता है ये मशीन लर्निंग? इन जनरल टर्म्स में मैं बात करूं, जैसे पहले भी बोल चुका था कि वी वांट अ मशीन मशीन टू लर्न। हम चाहते हैं कि भाई ये जो नॉन लिविंग एंटिटी है ये सीखे। तो एक नॉन लिविंग एंटिटी कैसे सीख सकती है? दैट्स अ क्वेश्चन। इसमें अंडरस्टैंडिंग कहां से लाओगे आप? ये क्या चल रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट हो गया अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट इज दिस एआई? आप ये कोशिश कर रहे हो कि मशीन में इंटेलिजेंस जो है दिया जाए। हम ह्यूमन मिमिक यानी कि सिमिलर टू ह्यूमंस मशीन को डेवलप करना चाह रहे हैं। ओके, वी वांट मशीन टू बिकम एज केपेबल एज ह्यूमंस, ये हम चाह रहे हैं। तो बीइंग एज अ ह्यूमन, आप में ब्रेन है, आप में डिसीजन लेने की क्षमता है, आप इंटेलिजेंट हो। उसी तरीके से हम कंप्यूटर्स या मशीन से भी तो काम करवाते आ रहे हैं ना। ठीक, वो भी कंप्यूटेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, रिजल्ट देता है, उसको आप टास्क देते हो। हाँ, अभी आप ये एआई में ये कह रहे हो कि इंटेलिजेंस भी हो मशीन में, ताकि वो निर्णय लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में खुद से, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, खुद से वो डिसीजन ले सके। ये हम चाह रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल होगा कि मशीन खुद से डिसीजन ले ले? इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इंटेलिजेंस? आप लॉजिकली, रीजनिंग, ये टेक्निक्स लगा के किसी रिजल्ट तक पहुंचते हो। कोई बहुत जल्दी किसी भी प्रश्न का या प्रॉब्लम का आंसर दे देता है, किसी को टाइम लगता है। तो इंटेलिजेंट हम कहते हैं, अच्छा जो जल्दी से आंसर दे देगा, द पर्सन हु विल गिव द क्विकली द रिजल्ट, हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली, हम कहते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट है। कुछ लोग को टाइम लगता है या कुछ लोग दे ही नहीं पाते हैं आंसर, तो वी कंसिडर देम कि आप पुअर हैं, आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस होता है। आप चाहते हैं कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाएं, तो खुद से मशीन तो ऐसे इंटेलिजेंट होती नहीं, वो तो नॉन लिविंग एंटिटी है। इंटेलिजेंट बनाने के लिए आपको इसमें फीड करना पड़ेगा डेटा, और अप्लाई करनी पड़ेगी एल्गोरिथम्स। ओके, you have to feed data into the machine and you have to apply the algorithms. Then only training will be done, and if the machine will be able to understand the data, so if you give any problem related to the data, it will give you the result, और वो खुद से रिजल्ट दे दे, तो आप बोलोगे इंटेलिजेंट हो गई। ये काम चल रहा है। यानी आपको मशीन को देना पड़ेगा डेटा, आपको अप्लाई करनी पड़ेगी एल्गोरिथम्स, ट्रेनिंग होगी डेटा पर, इन एल्गोरिथम्स की। इससे मेरी मशीन सीखेगी। सीख गई, सीखने के बाद उसको अनसीन डेटा दे दो जो उसने पहले कभी नहीं देखा, वो डेटा उसको दे दो, और उससे पूछो अब बता कि तू क्या सीखा। तो जो भी आपने या जैसा भी आपने उसे सिखाया होगा डेटा के माध्यम से, अल्गोरिथम्स को अप्लाई करके, वैसा वो जवाब देगी। अब हम करंट सिनेरियो में हैं
डेटा तो कोई छोटे मोटी बात रही नहीं, डेटा बढ़ गया। ठीक है। और वैसे अल्गोरिदम्स भी नहीं आती चली जा रही है, ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी तो जो है वो डिफर कर रही हैं, कई चैलेंजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है हमारे पास। ठीक, तो हम ये चाहते हैं ऑटोमेट करें प्रोसेस, और हमको मशीन पे विश्वास है, इंसानों पे नहीं है। क्यों? बहुत सारे कारण हैं, मैं पहले पहले भी गिना चुका हूँ मशीन पर क्यों विश्वास है हमें। ठीक, तो भाई बात यह है, उसी को ट्रेन करो, उसी को इंटेलिजेंट बनाओ और उससे काम करवाओ। मशीन लर्निंग में इन जनरल जो है, वी आर हैविंग टू टाइप्स, है ना, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। और भी होते हैं, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी अपन उनको थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं। इन जनरल दो होती, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड का मतलब यह है गाइडेड लर्निंग, गाइडेड। और अनसुपरवाइज्ड का मतलब होता है अनगाइडेड। ठीक है। गाइडेड का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके पास गाइडेड लर्निंग में जो डेटा होगा, दिस इज योर डेटा। ओके, आप जो दोगे मशीन के अंदर ट्रेनिंग के लिए ये डेटा, ये लेबल्ड डेटा होगा। लेबल्ड दैट मीन्स यहां पर ये टारगेट जो अचीव करना है वो होगा। ये फीचर्स हैं, ए बी सी डी, ये डेटा के फीचर्स हैं, ये टारगेट है। तो आपको ये पता होगा कि क्या अचीव करना है, मतलब मशीन को वी ट्रेनिंग देम ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव एज अ टारगेट। ठीक, तो कोई यदि पूछे सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, यू हैव टू से supervised learning is a machine learning technique where we are having a labeled data. We train machine or a model with a labeled data. कोई पूछे मशीन लर्निंग क्या होती है, आप बोलो सर वी वांट टू मेक मिमिक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, वी वांट टू मेक अ मशीन लर्न। कैसे? बाय फीडिंग डेटा। हाउ? बाय अप्लाइंग एल्गोरिथम एंड टू मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये होती है डेफिनेशन, सीधा सीधा जवाब देना, घुमाना कहीं किसी को नहीं। ठीक, तो ये लेबल्ड डेटा, यहाँ पे टारगेट है, ये सुपरवाइज्ड का पार्ट है। अनसुपरवाइज्ड में जो डेटा होगा उसमें लेबल नहीं होगा, यानी क्या अचीव करना है, टारगेट नहीं होगा उसमें। अल्गोरिदम खुद से ये पता लगाएगी कि क्या अचीव करना है। ओके, दैट विल बी अनगाइडेड मशीन लर्निंग। ओके, ये डिफरेंस है सुपरवाइज्ड में और अनसुपरवाइज्ड में। ठीक, आई होप दिस मेक्स सेंस, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सुनते चले जाइएगा, कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल पूछिएगा। ओके, फाइन। सो जैसा कि आपने सुपरवाइज्ड में कहा कि आई एम अवेलेबल विद द डेटा विच इज हैविंग अ टारगेट, तो क्या आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसे डेटा का? तो चलिए ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक डेटा है, एक एक्सेल शीट है जिसमें मुझे हाउस का डेटा है, हाउस का डेटा है, और मुझे प्राइस को प्रिडिक्ट करना है किस घर का प्राइस क्या होगा। तो मतलब मुझे प्रोजेक्ट ये बनाना है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, ये प्रोजेक्ट बनाना है मुझे। तो मैं ऑटोमेट करना चाहता हूं इस प्रोसेस को, मैं चाहता हूं भाई मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ही ये काम को करे, प्रिडिक्शन करे। तो उसको पहले आपको गाइडेड डेटा देना पड़ेगा,
जिसके बिहाफ में वो सीखेगा डेटा का पैटर्न। यानी कि ये मान के चलिए हाउस का डेटा है, मैं इसमें कुछ फीचर्स रख रहा हूं, जैसे हाउस में कितने बालकनी है, नंबर ऑफ बालकनी कितनी है, ठीक है, BHK कितने हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कितना है, ओके, लोकेलिटी क्या है, मतलब कहाँ पर वो घर है, ठीक, फिर जो है कितने स्क्वायर फीट का है, ठीक है, हाउ मच स्क्वायर फीट इट इज, एंड देन जो आखिरी कॉलम है वो टारगेट है, प्राइस, इसका अमाउंट कितना है, प्राइस कितना है। तो ये मेरे फीचर्स हो गए जो कि ट्रेनिंग फीचर्स होंगे, और ये मेरा टारगेट फीचर होगा। तो पहला जो मैं डेटा दूंगा ना मॉडल को, उसमें ये सब होगा, इसी से ही मॉडल को ट्रेन करूंगा मैं, ओके। और एक बार ट्रेन हो गया, फिर मैं अब मॉडल को ऐसा डेटा दूंगा जिसमें प्राइस नहीं होगा, जिसमें सिर्फ ये चीज होगी, ये 4 फीचर होंगे, और उससे अब बोलूंगा कि भाई तू तो ट्रेन हो गया है, तेरे को पता है कि बालकनी कितनी होती है, BHK कितना होता है, लोकेलिटी क्या होती है, और स्क्वायर फुट कितना होता है, तो प्राइस कितना होता है, तू तो सीख गया ना, देखो ट्रेनिंग करवा दी हमने इस पे। अब यदि मैं आपको दूं कि ऐसा ऐसा है, these are the feature values, now kindly can you tell me what is the price of the house, ये सुपरवाइज लर्निंग के अंदर होगा, डेटा ऐसा होगा। अनसुपरवाइज में प्राइस नहीं होगा, वो तो वैसे ही अनसीन डेटा होगा उसके, मतलब ये अनलेबर्ड डेटा होगा, विदाउट एनी टारगेट। आगे बताएंगे जब अनसुपरवाइज पढ़ेंगे, अभी मैं स्ट्रिक्टली फोकस कर रहा हूं सुपरवाइज्ड पे, सुपरवाइज्ड, ओके, एल्गोरिदम। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि लेबल डेटा है और सुपरवाइज का मतलब ये होता है, सुपरवाइज्ड में कई एल्गोरिदम्स हैं, सुपरवाइज्ड में जो आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ओके, दैट इज रिग्रेशन and classification. There are two tasks which you can perform, okay, in supervised, regression and classification, ये आप कर सकते हैं, ओके। रिग्रेशन का मतलब क्या सर, और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, अगेन सब्जेक्ट टू द डेटा, ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन डेटा के पर्सपेक्टिव में ही बोल रहा हूं। आपने ये जो हाउस प्राइस वाला डेटा देखा है ना, ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। रिग्रेशन का मतलब ये है कि जो टारगेट है ना, ये प्राइस, ये कंटिन्यूस इन नेचर है। देखिए थोड़ी सी फिर मैं आपको डेटा के बारे में बताऊं, जो पहले भी समझा चुका हूं, और ये बात ध्यान में रखिएगा, डेटा जो कि रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, उसके कई टाइप होते हैं। जैसे कि आप डेटा साइंस में पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, डेटा के इन जनरल दो टाइप हो सकते हैं, एक हो सकता है वो न्यूमेरिकल हो, एक हो सकता है वो नॉन न्यूमेरिकल हो। न्यूमेरिकल का मतलब, न्यूमेरिकल डेटा का मतलब सर जिसमें नंबर होंगे, ऐसा डेटा जिसमें नंबरों की एंट्री होगी वो न्यूमेरिकल डेटा, और ऐसा डेटा जिसमें नंबरों की एंट्री नहीं होगी वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि उसमें कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा होगा, ABCD, या कुछ भी लाइन वाइन लिखी होगी, कुछ भी, नॉन न्यूमेरिकल, वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस ये डेटा होता है। डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल नंबर्स, ओके, डिस्क्रीट का मतलब ये है काउंटेबल, जिन्हें गिना जा सके। कंटिन्यूस का मतलब जिन्हें गिना गिना ना जा सके, जो कि किसी रेंज में आते हो, लिमिट में आते हो, दे आर कॉल्ड एज कंटिन्यूस, ओके। जैसे कि
1.5, 2.7, 3.9, 4.5, 4.8, ये किसी रेंज में आएंगे। मैं इनको लिखूंगा कि यार ये 0 से 5 के बीच में। डिस्क्रीट जो होते हैं जैसे 0, 1, ये डिस्क्रीट है, काउंटेबल नंबर्स। नॉन न्यूमेरिकल में दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कैटेगरिकल, एक होता है नॉन कैटेगरिकल। कैटेगरिकल का मतलब यह है कि जिसमें क्लासेस हों, ए, बी, सी। नॉन कैटेगरिकल का मतलब जिसमें क्लास ना हो, क्लियर स्टेटमेंट्स हों या वर्ड्स हों कुछ ऐसे जिसमें क्लासेस नहीं बन रही है, ये नॉन कैटेगरिकल डेटा है। ओके, कैटेगरिकल मीन्स क्लास, मतलब 2 या 3 या 4 5 जो भी हो, कितनी कुछ यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, नॉन कैटेगरिकल में स्टेटमेंट लिख रखी है, जैसे कोई क्लास नहीं है उसमें। कैटेगरिकल भी दो कैटेगरी, दो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एक उसका होता है, इसका होता है नॉमिनल, और एक होता है ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। यदि आपके पास कैटेगरी है, डेटा में कैटेगरी है, और उससे कोई ऑर्डर बन रहा हो, यानी कि इफ आई से आर्मी के जो पर्सन रहते हैं उनकी रैंक होती है, इसी प्रकार से बैंक के ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी भी रैंक होती है। आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में भी रैंक है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर उसके बाद एसोसिएटेड प्रोफेसर है, फिर प्रोफेसर है, फिर हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर चेयरमैन है। ठीक है, तो रैंक होती है। तो यदि डेटा कैटेगरिकल है और उसमें रैंक है तो ये ऑर्डिनल डेटा होता है। और यदि डेटा कैटेगरिकल है और रैंक नहीं है तो वो नॉमिनल होता है। इट इज अ नॉमिनल डेटा। यानी कि कलर ले लो, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इनकी को रैंक थोड़ी ना कि रेड पहले आएगा और ग्रीन बाद में आएगा और ब्लू आखिरी में, ऐसा थोड़ी ना। मैं किसी को भी आगे पीछे कर दूं तो कलर है। लेकिन तीन है, तीन टाइप के कलर हैं, तीन क्लास हैं, आगे पीछे कोई कुछ भी आ सकता है। ये रैंक है। ओके, तो कैटेगरी में रैंक हो तो ऑर्डिनल, नहीं हो तो नॉमिनल। ये डेटा का क्लासिफिकेशन इन जनरल पहले भी बता चुका हूं, और बात यहां पर अब ये आई है कि सुपरवाइज लर्निंग में दो तरीके होते हैं। इन सुपरवाइज आई एम हैविंग रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये दो टास्क है जो मुझे सुपरवाइज्ड के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर करना है। जो रिग्रेशन होता है उसका डेटा जो होता है उसमें टारगेट कंटिन्यूस इन नेचर होता है। कंटिन्यूस मैंने अभी आपको बता दिया, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है टारगेट में और वो कंटिन्यूस होती है, यानी जिनको किसी इंटरवल में आई कैन सेव। ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन डू। क्लासिफिकेशन में जो डेटा होता है टारगेट के पर्सपेक्टिव यदि बात करूं तो वो कैटेगरी में होता है। कैटेगरिकल या क्लासेस होती है उसमें, जैसे कि A, B, C, या आप कुछ भी ले लो, ऑर्डर 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 वाला ले लो या नॉमिनल वाला ले लो, कुछ भी ले लो, क्लास होती है उसके अंदर। ठीक है, टारगेट में क्लास होगी। इसी से ही अपन जो है वो देख लेंगे कि मुझे रिग्रेशन लगाना है या क्लासिफिकेशन करना है। तो जैसे मैंने आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का प्रॉब्लम दिया, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा बताया, तो वो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टारगेट है प्राइस, पहली बात तो ये न्यूमेरिकल है ना। प्राइस ऑर्डर ऐसा तो होता नहीं कि ए प्राइस हो गया, बी प्राइस, प्राइस तो न्यूमेरिकल होता है। और ऊपर से ये कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट थोड़ी ना होता, कंटिन्यूस होता है। प्राइस जो है वो 10 लाख हो सकता है, प्राइस 11 लाख हो सकता है, प्राइस 20 लाख 50,000 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो फ्रैक्शनल में या जैसे भी हो, प्राइस कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
काउंटिंग नहीं कर सकते इसकी कि उंगलियों पे काउंट करने बैठे हो, सिर्फ डिस्क्रीट डिस्क्रीट काउंटिंग कर सकते हो, पर इस ऐसे नहीं, ऐसे काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, जिस इसको किसी रेंज में रिप्रेजेंट करना होता, तो ये हाउस प्राइस का डेटा, ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन में, यदि क्लासिफिकेशन की डेटा की बात करूं, तो जैसे कि आप ये देख लीजिए, ऑलराइट, क्लासिफिकेशन के डेटा में टारगेट जो होगा वो क्लास में होगा, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यदि टारगेट ऐसा हुआ तो क्लासिफिकेशन। ओके, आते दोनों सुपरवाइज्ड में ही है। क्यों? क्योंकि टारगेट है ना, टारगेट हुआ तो सुपरवाइज्ड, हाँ, कंटिन्यूस हुआ तो रिग्रेशन, क्लासेस में हुआ तो क्लासिफिकेशन। इनकी भी फिर उस हिसाब से एल्गोरिदम लगती है, जैसे कि यदि कंटिन्यूस हुआ रिग्रेशन है तो रिग्रेशन की एल्गोरिदम है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, एक्सजी बूस्ट रिग्रेशन, बूस्टिंग। तो कई कई एल्गोरिदम लगती हैं, सब रिग्रेशन एल्गोरिदम्स। क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन की एल्गोरिदम लगती है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मतलब ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, मैं जब ये पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्यों है। हाँ, फिर डिसीजन ट्री क्लासिफायर, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, एक्सजी बूस्ट क्लासिफायर। तो ऐसी कई एल्गोरिदम है, कई, है ना, मैं कुछ ऐसी एल्गोरिदम लिस्ट कर रहा हूं जो फेमस है, यही यूज होती है ज्यादातर, तो मैंने उनको लिस्ट कर दिया, बाकी होती तो बहुत है। ऑलराइट, ठीक, रिग्रेशन पर आते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि सर रिग्रेशन, रिग्रेशन में आपने एक डेटा हमें दिखाया कि हाउस प्राइस का डेटा था, और मुझे टारगेट जो कि प्राइस था वो कंटिन्यूस इन नेचर था, तो आपने इसको बोला रिग्रेशन। तो सर फिर भी मतलब डेटा तो ठीक है सर, रिग्रेशन का सर मतलब क्या होता है? फिर भी थोड़ा सा और कुछ बताओगे तो समझ में आए, मतलब करते क्या है रिग्रेशन के अंदर, व्हाट एक्चुअली वी डू। अच्छा, ठीक है, तो इसको इस पे अपन अब थोड़ा सा डिस्कशन करें कि रिग्रेशन में क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो जैसे यहाँ पर मिस्टर जय, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट वी डू इन द रिग्रेशन? कोई आइडिया है मिस्टर जय, क्या करते हैं हम? एनीवन इज हैविंग एन आइडिया व्हाट वी डू इन द रिग्रेशन, व्हाट एक्चुअली दिस डस? अरुण सर, एनी आइडिया अबाउट द रिग्रेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? एनीवन वांट टू स्पीक अप? आई होप आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Sir, actually, I know a basic concept हाँ about ठीक है, it. बोलिए अंकना, क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट? सर, जो डिपेंडेबल वेरिएबल होता है उसको हम सर रिलेट करते हैं जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे डेटा सेट। ना, रिलेट करते हैं, अच्छा, ठीक है, तो चलिए, उन्होंने कुछ कहा कि रिलेट करते हैं। देखिए, रिग्रेशन, रिग्रेशन में हमें क्या करना है? जस्ट रिसेंटली आई टोल्ड कि हियर यू विल बी अवेलेबल विद डेटा विच इज हैविंग अ टारगेट, एंड द टारगेट विल बी कंटिन्यूस इन नेचर, ऐसा होगा। पहली जो एल्गोरिथम है हमारी, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। ऑब्वियसली जैसे उस लड़की ने बोला कि सर रिलेट करते हैं, रिलेट करते हैं, और फिर उसने ये भी बोला सर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वी आर हैविंग टू वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए क्या है यहाँ पर, मैथ्स, अब मैथ्स जो पढ़ाई है वो अप्लीकेबल होगी। ठीक है, आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था,
ऑलराइट, और लीनियर अलजेब्रा हमको पता भी है, जो मैथ्स यहाँ पर यूज हो रही है, दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दोज मैथ्स इन 11th एंड 12th। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है यदि मैं आपसे कहूं? लीनियर इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन होती है जहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। पढ़ा है सबने, सबको आता है। m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है, वी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यदि मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो आप बोलोगे कि सर ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा होता है सर स्लोप, जिसको मैं dy बाई डी एक्स भी कहता हूं। और सर ये यहां से कट के निकल रही है, ये y को काट रही है यहां पे, तो ये होगा इंटरसेप्ट जो कि होगा c। ओके, और मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, m और c स्लोप और इंटरसेप्ट। अच्छा, तो सर ये क्यों बता रहे हो, क्या कारण है बताने का? चलिए फिर से आते हैं अपन अपने डेटा पे। अब एक बहुत छोटा सा डेटा ले रहा हूं मैं। लेट अस सपोज ये मेरा डेटा है जिसमें एक फीचर है एक्सपीरियंस, एक फीचर है सैलरी। एक्सपीरियंस जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सैलरी मेरा डिपेंडेंट है। भाई ऐसा कहा जाता है ना कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे सैलरी बढ़ती है, कहा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हो जाए, ठीक है, मान लो कि है। ठीक है, यस, कोई कमेंट आया यहाँ पर, हाँ प्रगति सेट फाइन। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सही कह रहे हो, कहा जाता है ठीक है एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही पता नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी अपन ये मान के चले कि एक डेटा है बहुत मतलब सिर्फ दो ही उसमें फीचर हैं, एक्सपीरियंस और सैलरी। एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट है, सैलरी डिपेंडेंट है ना? तो मैं एक्सपीरियंस को लिखूंगा x, सैलरी को लिखूंगा y, और मैं इसको इक्वेशन के परस्पेक्टिव में ऐसा लिखूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि आपकी इक्वेशन है। मैं लिखूंगा सैलरी इज इक्वल टू एक्सपीरियंस इंटू एक्स प्लस सी, ऐसा लिखूंगा मैं। मतलब एक मेरा अजम्पशन है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सैलरी और एक्सपीरियंस के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। दैट इज माय अजम्पशन। ध्यान देना, बहुत ही गहराई वाली बात। आई एम अज्यूमिंग कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती चली जा रही है। दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस पर मैंने एक्सपीरियंस लिखा, वाई एक्सिस पर मैंने सैलरी लिखी, और ये मेरा मानना है कि इस प्रकार से कुछ जो है रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ओके फाइन, ठीक है, तो सर क्या करोगे अब फिर? ये तो आ गया, पता है कि आपने इक्वेशन में डाल दिया दोनों को, और ये हो गया। तो डेटा में मुझे डेटा में मुझे एक्सपीरियंस और सैलरी दोनों गिवन है। ओके, आप यहां पर मशीन लर्निंग कहां लगाओगे? वेर यू वांट टू अप्लाई द मशीन लर्निंग? आप कह रहे हो सुपरवाइज्ड है, तो रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन में तो टारगेट कंटिन्यूस होता है, आपने बता भी दिया, ये लिख दी, तो कहाँ मशीन लर्निंग कहाँ लग रही सर इधर? ठीक, तो भाई क्या करना पड़ेगा मुझे? ये जो डेटा है ना आपका एक्सपीरियंस और सैलरी वाला, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक्सपीरियंस सैलरी ये मैं दूंगा किसमें? अपने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर ट्रेन होने के लिए, फॉर ट्रेनिंग। तो एमएल का यदि आपसे कोई बोले मशीन लर्निंग का जरा डायग्राम तो बना के बता दो, तुमने इतना पढ़ लिया तो जरा डायग्राम बना के बताओ मशीन लर्निंग का क्या होता है, थोड़ा सा हमें समझ में आए।
तो आपको बोलना अभी रुक बताता हूं। ठीक है, ये देख क्या होता है। यू आर गोइंग टू गिव डेटा एज एन इनपुट। ठीक है, ये है डेटा, और यहां मैं अप्लाई करूंगा अल्गोरिदम। ये है मेरा एमएल मॉडल। सो आई एम गोइंग टू फीड अ डेटा इनटू एमएल मॉडल। मतलब ये अल्गोरिदम और डेटा पूरा मिला के ये मॉडल बन रहा, और यहां से फिर मुझे मिलेंगे प्रिडिक्शन आउटपुट, यानी प्रिडिक्शन मिलेंगे। ये है आपका मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर। ठीक, तो आपको क्या करना रहेगा, ये जो डेटा है एक्सपीरियंस और सैलरी वाला, ये उठा के मशीन लर्निंग मॉडल को देना पड़ेगा। कौन से वाले मॉडल को? सर अभी आप लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हो। लीनियर रिग्रेशन, लीनियर का मतलब ये, आप लीनियर का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो फीचर है उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए भाई क्या है कि रिलेशनशिप नॉन लीनियर भी हो सकती है। आपको ऐसा भी दिया हो सकता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यार ये देखो, x की डिग्री 2 हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर नहीं है। तो यहां पर y और x के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो गई। ठीक है, तो इस बात का स्टार बना के चलो, ध्यान में रखना। तो लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये आपको अजम्पशन है आपका, ये अज्यूम कर रहे हो, अजम्पशन है कि हाँ भाई कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, यानी मेरी ये वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है, एम एक्स प्लस सी वाली, दिस इक्वेशन इज फॉलोड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, कि डेटा आपने दिया अल्गोरिदम में लीनियर रिग्रेशन वाली जो ये अज्यूम कर रही है, और ट्रेन हो गया। तो क्वेश्चन ये उठा सर, कहां हुई ट्रेनिंग? वेयर इज ट्रेनिंग हैपन? कहां हुई? हमें तो कहीं दिखी नहीं ट्रेनिंग होते हुए। आपने तो बोला कि डेटा दे दो इसमें, और ट्रेन हो गया, और वो आउटपुट ले लो उससे। कहां हुई ट्रेनिंग? मतलब व्हाट एक्चुअली हैपेंड इनसाइड इन दिस एल्गोरिथम? अच्छा तो रुको, फिर बताते हैं। आपने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात कर रहे हो, जो कि फॉलो यही करती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, अब कुछ देर पहले जैसे मैंने कहा आपसे कि आई नीड टू ट्रेन माई मॉडल विद दिस डेटा। तो डेटा में मेरे पास y है और x है, दोनों है। यदि कुछ नहीं है यहां पर मेरे पास, वो है m और c, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ये जो दो टर्म है m और c, ये मेरे पास नहीं है। ओके, सो यू विल बी अवेलेबल विद द डेटा, यू विल बी अवेलेबल विद द फीचर्स। ठीक है, जैसा कि अभी आपके पास था भी, एक्सपीरियंस था और सैलरी था। ठीक है, एक्स था और वाई था, ये दोनों है। आपने बोला मुझे इस डेटा को इस इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फिट करना है। फिट, फिट करना, तो फिट, फिट ही ट्रेनिंग होती है, फिट करना ही ट्रेनिंग होती है। अभी और आगे बताऊंगा डायग्रामेटिकली। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो एक्चुअली ट्रेनिंग में होगा क्या? ट्रेनिंग का मतलब ये रहता है कि आपको पैरामीटर्स जो कि यहां पर हैं m और c, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ देम। आपको पैरामीटर की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि m और c क्या होगा। ठीक है, यानी कि
y आपको पता है, x आपको पता है, what should be the value of m and c that will be put in this so that you are going to get y? ठीक है, क्या वैल्यू रखोगे m और c की जिससे आपको y मिल जाए? तो ट्रेनिंग का मतलब ये है टू एडजस्ट द पैरामीटर, टू know the values of the parameter so that they can be put in the equation and can give you the next prediction वो दे। ठीक है, यही ट्रेनिंग होती है, और कोई बात नहीं है ट्रेनिंग की। दैट मीन्स आप एक्स और वाई को मॉडल के अंदर या अल्गोरिदम में, लीनियर रिग्रेशन में फिट करोगे, यानी कि इस इक्वेशन में फिट करोगे और कैलकुलेट करना है एम और सी को। ट्रेनिंग में यही काम होगा, एम और सी निकालना। एक बार मेरी ट्रेनिंग हो गई, एम और सी मेरा मॉडल समझ गया क्या होता है, अगली बार आप जब उसको कोई अनसीन डेटा दोगे, अनसीन यानी कि जब आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंस दोगे कि ले बेटा एक्सपीरियंस पकड़, अब बता सैलरी कितनी होगी, तो एम और सी की जानकारी उसके पास है, एम एक्स प्लस सी वो कर देगा और वाई निकाल के दे देगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? टेल मी, यू गॉट द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये कोर कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का। तो ट्रेनिंग में आपने इन दोनों पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करा, एक बार मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, यानी उसको इस बात की इंफॉर्मेशन लग गई कि एम और सी क्या है, तो बस अगली बार तुम सिर्फ एक्सपीरियंस लेकर आओ, पुट कर दो उस मॉडल के अंदर, वो आपको वाई निकाल के दे देगा, सैलरी प्रेडिक्ट कर देगा आपको। यही तो तुम कहना चाह रहे थे कि ऑटोमेट करना है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, जहाँ इंसान की जरूरत नहीं है। एक बार मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, बस मुझे डेटा पुटअप करना, उसमें वो प्रिडिक्शन निकाल के दे देगा। ओके, दैट्स द डील। ये बात समझ में आई आपको? ओके, एनी डाउट सो फार प्लीज लेट मी नो। ठीक, अब मैंने जैसे कहा कि आप वो प्रिडिक्शन निकाल के देगा। ओके फाइन। रिग्रेशन में क्या होता है कि हम जैसे सपोज एक्सपीरियंस और सैलरी, इसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना, दो फीचर है मेरे पास, ये है इनके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपीरियंस एंड द सैलरी। लीनियर है, लाइन बनते हुए नजर आ रही है आपको। एक बार मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया, उसके बाद मैं उससे प्रिडिक्शन करवा रहा हूं, यहां ये, ठीक है, उससे ये प्रिडिक्शन करवा रहा हूं कि देख भाई ये मेरा एक्स है, एम और सी तो तूने ट्रेनिंग के दौरान सीख गया तू कि क्या होते हैं, बस मैं पुट करूंगा, तू मेरे को वाई की वैल्यू बताना क्या आ रही है। तो मॉडल से हम प्रिडिक्शन करवाएंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, निकलवाएंगे उससे, तो वो कुछ वाई की वैल्यू निकाल रहा होगा, जैसे एक ये पॉइंट ऐसा कुछ वो प्रिडिक्शंस निकाल रहा होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, वो भी कुछ ना कुछ देगा ना, रिजल्ट देगा। ठीक है, वो निकाल रहा होगा पॉइंट, प्रिडिक्शन दे रहा है। ध्यान देना फिर क्या मैं बोल रहा हूं, ये आपका एक्चुअल लाइन थी। ठीक है, दिस इज एक्चुअल विच इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सैलरी एंड एक्सपीरियंस। ये आपके प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं जो मॉडल ने ट्रेन होने के बाद दिए, दीज आर द प्रिडिक्शंस। ठीक है, इन्हें प्रिडिक्शंस कहते हैं। ओके, रिग्रेशन में या रिग्रेशन एनालिसिस में ये पता लगाया जाता है कि कितने पॉइंट प्रिडिक्शन के
एक्चुअल पर आ रहे हैं। ठीक है, हमारा कंसर्न इस बात का होता है कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो एक्चुअल पर आ जाएं, तभी तो मॉडल सही काम कर रहा होगा ना। देन ओनली ना वी विल सी दैट द वर्किंग इज प्रॉपर। ओके, फाइन। तभी कह पाएंगे। यदि एक्चुअल पॉइंट और प्रेडिक्टेड पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी कि मान के चलिए एक्सपीरियंस और सैलरी मतलब जो भी है, एक्चुअल पॉइंट था 10, प्रिडिक्टेड आ रहा है 20, यानी मॉडल, तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, दैट मीन्स यू आर हैविंग एन एरर, ज्यादा एरर है। क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले? यू हैव टू ऑटोमेट द प्रोसेस, यानी कि मुझे मॉडल को ऐसा ट्रेन करना है कि वो, जब मैं डेटा रखूं उसमें, तो वो मुझे जो प्रिडिक्शन दे, शुड बी दैट शुड बी ऑलमोस्ट करेक्ट, सही प्रिडिक्शन दे वो मुझे, ऑलमोस्ट करेक्ट। ये तो हम इंटेलिजेंस चाह रहे हैं मशीन में, है ना? ये तो हम चाहते हैं ना कि डेटा दो और उससे आउटपुट हो, और आउटपुट जो है वो सही है, ऑलमोस्ट करेक्ट। वैसे कभी 100% एक्यूरेसी होती नहीं है, 100% एक्यूरेसी ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। हाँ, फिर भी 95% तक भी एक्यूरेसी हो, 90 से 95, 96 ऐसी आती है, 97। फिर जब ज़्यादा ऊपर निकल जाएगी तो ओवर फिटिंग वाली समस्या आती है, वो आगे बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट करेक्ट जो है, जैसे कि यहाँ एक्चुअल यदि 10 था, एक्चुअल 10 था, और यदि आपका मॉडल प्रिडिक्शन दे रहा है 9.7, तो हम बोलेंगे अच्छा मॉडल है। ठीक है, द प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 9.7, विल से ओके गुड, मॉडल अच्छा काम कर रहा है, कम एरर है यहाँ पे। या 10.1 दे देता है मॉडल, तो भी ठीक है, चलो, एरर इज लेस। ठीक है, कुछ तो एरर होगा, हम भी चाहते हैं एरर हो थोड़ा, वो आगे बताऊंगा मैं बातें। ठीक है, बट दिस इज जो है, दिस इज गुड मॉडल हु लर्न द पैरामीटर्स वेल ओवर द डेटा। ठीक है, लेकिन यदि 10 से 20 आ जाए तो गलत गलत हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको ये वाला डायग्राम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इन रिग्रेशन एनालिसिस यू हैव टू चेक दैट हाउ योर मॉडल इज वर्किंग। ये आपका एक्चुअल लाइन थी, ये आपके प्रिडिक्टेड पॉइंट्स थे जो मॉडल ने दिए आफ्टर ट्रेनिंग, और वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम द एक्चुअल लाइन। यदि डिस्टेंस ज्यादा है पॉइंट का एक्चुअल लाइन से, तो एरर ज्यादा है, यानी कि वही 10 बोला ना मैंने, 10 एक्चुअल था और मॉडल ने रिजल्ट 20 दिया, तो एरर ज्यादा है। वी एक्सपेक्ट कि पॉइंट या तो लाइन पे आ जाए या लाइन से थोड़ी सी दूर रहे, ऊपर हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। दैट कैन रिजल्ट इनटू पॉजिटिव एरर, दैट कैन रिजल्ट इनटू नेगेटिव एरर आल्सो। ओके, लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, लाइन के नीचे भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, दैट कैन रिजल्ट सच काइंड ऑफ एरर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हो सकते हैं। और लाइन पे आ गए तो कोई एरर नहीं, जीरो। ठीक है, फाइन। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर, ये आप एम और सी की वैल्यू निकालोगे कैसे? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी? क्योंकि यही करना है ना आपको। आपने कुछ देर पहले ये तो बोला कि ट्रेनिंग का मतलब ये एम और सी की वैल्यू निकालना, क्योंकि यदि ये निकल गई तो आप कोई भी अननोन वैल्यू दोगे, वो एम एक्स प्लस सी कर देगा, वो वाई निकाल देगा आपको। तो ये कैसे निकालू मैं एम और सी की वैल्यू? दैट्स अ क्वेश्चन। तो देखिए, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। ऐसा है, लेट अस सपोज y is ya is the actual value, yp
इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल बोले तो जो ऑलरेडी डेटा में है, प्रिडिक्टेड बोले तो जो मॉडल निकाल के देगा। एरर होता है प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, ये एरर होता है। अभी निकाल के बताया ना, 10 में से 20 माइनस करो तो 10 का एरर आया। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना, 10 माइनस 20 माइनस 10। ठीक है, तो अभी जस्ट इस स्लाइड पर आपने यही देखा कि पॉइंट ऊपर भी हो सकते हैं प्रिडिक्शन वाले, नीचे भी हो सकते हैं लाइन के, एक्चुअल लाइन के। ये प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं जो मॉडल ने दिए। यू कैन हैव अ पॉजिटिव नेगेटिव एरर, वट एवर यू कैन हैव, यू आर हैविंग। ठीक है, हो सकता है। मेरा उद्देश्य क्या है आप समझ जाइए, ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए एक्चुअल से। ज्यादा दूर हुआ, ज्यादा एरर हुआ तो अपना मॉडल सही से काम नहीं कर रहा। ठीक, तो आप ये पता लगाना चाह रहे हो ना एम और सी क्या होंगे। अल्गोरिथम के कोर कॉन्सेप्ट पर आके बात करी जाती है, ये है कोर। ठीक है, दैट्स व्हाट वी से एज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द लीनियर रिग्रेशन। ओके, और क्या है इस इक्वेशन में, क्या है? एरर निकाला एक्चुअल और प्रेडिक्शन के बीच का। ठीक, तो लेट अस सपोज एक्चुअल इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी। ठीक, आप यहां पर पुटअप कर दीजिए सर, एरर इक्वल टू वाई पी माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब रुको, वापस से डेटा सेट बनाता हूं मैं, वही छोटा वाला डेटा ले लेता हूं। यह है मेरा एक्सपीरियंस, यह है मेरी सैलरी, जो कि एक्चुअल है, मतलब है ना, एक्चुअल है। लेट अस सपोज यह है प्रिडिक्टेड सैलरी, जो मेरा मॉडल प्रिडिक्शन कर रहा है। सैलरी है प्रिडिक्टेड वाई पी, तो यह है वाई एक्चुअल और यह है वाई पी प्रिडिक्टेड सैलरी। यहां मैं निकालूंगा एरर, दिस इज द एरर, यानी वाई पी माइनस वाई, जो ऊपर लिखा था मैंने, है ना, ये वाई पी माइनस वाई, यहां पर निकालूंगा एरर। ठीक, अब एरर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो मैंने एक होशियारी खेली यहां पे, क्या करा कि इसको स्क्वायर मार दिया मैंने एरर को। इस एरर का स्क्वायर, ये करो, अगर एक डब्बा और बना रहा हूं मैं, एरर का स्क्वायर। दो तरीके हैं, एक तो स्क्वायर कर दो, नहीं तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट्स आल्सो बीन एज एन ऑप्शन। यू कैन फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू आल्सो। जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू पता है ना आपको, वो ये इसके बीच में रखते हैं अपन, वाई पी माइनस वाई ए करूंगा और ऐसा कर दूंगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यानी अंदर नेगेटिव वो एब्सोल्यूट से वो पॉजिटिव हो जाती है। आई कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, बट अभी थोड़ा सा इसको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, इस बात को भी रखेंगे। अभी तो भाई मैंने क्या करा, एरर का स्क्वायर करा, बोले तो वो ये हो गया कि सर आप लिख रहे हो वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर, ये लिख रहे हो आप। अभी लेट अस सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ना मैं लिख रहा हूं सी एफ, दिस इज एरर या कॉस्ट फंक्शन, जो भी है मेंशन करो। इतनी बात समझ में आई आपको? ये वाई पी माइनस वाई ए इतना समझ में आया क्या? मुझे बताइए, कोई डाउट है किसी को? यू गॉट दिस थिंग?
यहां तक समझ में आया? क्लियर है? Yes. ओके, चलिए। अब क्या यस है, सर। ठीक है, अब क्या है कि स्क्वायर करा मैंने इसको, वाई पी माइनस वाई ये स्क्वायर करा। दैट मीन्स क्या होगा कि ये मेरा डेटा है ना, तो मैं, ये मेरे रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। मैं हर एक रो या हर एक पॉइंट के अबाउट एरर निकालूंगा, यानी कि ये मेरी इस रो की सैलरी एक्चुअल प्रिडिक्टेड एरर, एक्चुअल प्रिडिक्टेड एरर, ये एक्चुअल प्रिडिक्टेड एरर, ये निकालूंगा मैं। फिर मैं उस एरर का स्क्वायर कर दूंगा। अब इन्होंने कहा ठीक है भाई, कर दोगे, हो गया। आप मीन ले लो इनका, कैलकुलेट द मीन। तो ये 5 पॉइंट हैं, तो आप इन सबको ऐड करो सारे एररों को, और 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ऐसा होगा, पहले तो सबको ऐड करो, पांचों पॉइंटों को ऐड, जो एरर आ रहे थे, है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 5, तभी तो मीन निकलता है। तो हुआ ये, आई एम गोइंग टू फर्स्ट टेक द समीशन, then I am to divide with the total number of points which are present in the data set. ओके, ये काम मैंने करा। ओके, सो अब इस, ये है कॉस्ट फंक्शन, यानी आपका एरर फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन जो आप कहें। अब आपको मैं हल्के हल्के में वो चीज बता रहा हूं, बता दिया, जो कि यूज होगी एम और सी को कैलकुलेट करने में। ठीक है, कैसे, देखो, इसी को कहते हैं, इसी का नाम है मीन स्क्वायर एरर। यानी कि पहले आपने एरर कैलकुलेट करा, वाई पी माइनस वाई ए एरर, उसका करा आपने स्क्वायर, फिर आपने लिया मीन, ये कहलाता है मीन स्क्वायर एरर, एमएससी। दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट फंक्शन। अब पूछोगे सर, हाँ भैया यही कॉस्ट फंक्शन है, एमएससी को ही कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअली फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉस फंक्शन और एक होता है कॉस्ट फंक्शन। लॉस फंक्शन जो होता है वो हर एक पॉइंट पर निकाला जाता है, यानी कि मैं यदि वाई पी माइनस वाई ए करूं रो नंबर 1 के लिए, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी लॉस, लॉस फंक्शन। और यदि मैं जितने भी लॉस निकाले हैं, ये वट एवर बी द लॉसेस आई कैलकुलेटेड, उनका यदि मीन करूं, मतलब स्क्वायर करके मीन करूं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन इज द एवरेज ऑफ लॉस फंक्शन, ये पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल पॉइंटों का लॉस फंक्शन, ओवरऑल एवरेज करके निकालूं तो कॉस्ट फंक्शन। यहां पर आपने कॉस्ट फंक्शन निकाला है, कॉस्ट, बिकॉज यू डिड द मीन, समीशन करा फिर मीन निकाला, तो एक कॉस्ट फंक्शन है। यही लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है खास। हाँ, इसमें एक काम और करना पड़ेगा मेरे को, वो ये है कि मैं वाई ए की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। दैट इज समीशन ऑफ वाई पी माइनस वाई ए, जो कि वाई एक्चुअल है, दैट इज एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यह है आपकी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। गणित है, पूरी दुनिया में गणित का ही खेल है। ठीक है, जिसका गणित सही बैठ गया वो जीत जाएगा, और जिसका गणित नहीं बैठेगा सही वो हार जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। ठीक,
तो ये आपकी इक्वेशन आई कॉस्ट फंक्शन की। आपका अभी भी जो गोल है वो ये है कि एम और सी मेरे को निकालना है, और इस इक्वेशन में एम और सी आपको दिख रहे हैं, ठीक, दिख गए, एम और सी लिखे हुए। अब कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट आता है जो मैं पढ़ा रहा था प्रीवियस क्लासेस में। आज मैंने एमएल से ही शुरुआत कर दी। मैंने सोचा चलो इसको देखते हैं, कैलकुलस में इंटरमीडिएट में पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। मतलब कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा ही कॉन्सेप्ट जो है वो खास है। यहां पर ये इक्वेशन है आपके सामने। इस इक्वेशन को देखकर मैं आपसे एक चीज पूछूं और ये बोलूं कि बताइए कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, क्या बोलोगे? या मैं ऐसा पूछूं आपसे, एरर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ, कम होने चाहिए, कम। है ना, ऑब्वियसली। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी मिनिमम होनी चाहिए। एरर शुड हैव टू बी रिड्यूस, यही तो मेरा उद्देश्य है। भाई एरर कम, तभी तो मेरा मॉडल सही प्रिडिक्शन कर रहा होगा। ये तो मैं चाहता हूं भाई मॉडल से कि तू जो आंसर दे वो सही दे, तो कम होनी चाहिए। कैसे होगी? मतलब अब मैं और कौन सी गणित लगाऊं जिससे मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लूं जब मिनिमाइजेशन की तरफ जाऊं? तो कैलकुलस में वो कॉन्सेप्ट होता है ना, मैक्सिमा मिनिमा वाला, मैक्सिमा और मिनिमा। तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तुम, तो ये जो फंक्शन है ना, ये इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, अगेन आई एम राइटिंग दिस थिंग। ओके, ये आपका जो कॉस्ट फंक्शन है आपका, लेट अस सपोज अभी इसको y लिख दूं मैं, दैट इज समीशन ऑफ वाई पी माइनस वाई ए एम एक्स प्लस सी, नहीं वाई मतलब एम एक्स प्लस सी लिखो यार, वो सही है। हाँ, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब पूछोगे किसके रेस्पेक्ट में? मेरे पास कौन से पैरामीटर हैं जिनकी वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है? एम और सी। तो मुझे इस इक्वेशन को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एम, फिर मैं इसी इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू सी। अरे मुझे एम और सी की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना यार, कम से कम वैल्यू आएगी तो मेरा कम से कम एरर आएगा, ये तो मुझे पता करनी है। सो फर्स्ट आई विल बी पार्शियली डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद एम, जहां पर सी कांस्टेंट रहेगा उस समय पर, और फिर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू सी, जहां पर एम कांस्टेंट होगा। तो मेरे को डिफरेंशिएट करने के बाद अगेन कुछ इक्वेशन मिलेगी, फिर उसके रिगार्ड्स में ही मैं एम और सी की वैल्यू निकालूंगा। मेरा उद्देश्य ही है एम और सी की वैल्यू निकालना, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट। और वो भी मिनिमा। मैं चाहता हूं भाई मेरे एरर लॉस कम हो, तो आई विल बी डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन एंड आई विल इक्वेट टू द जीरो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन सी एंड पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा। ये गोल है। बताइए, कोई डाउट हो तो जस्ट प्लीज स्टिल एनी डाउट लेट मी नो। कोई डाउट है आपको? किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। क्लियर है? ठीक, ओके फाइन। तो अब आगे पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सॉल्व करना है मुझे, और एम और सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये नेक्स्ट टास्क रहेगा। ओके, लेट मी स्टॉप शेयरिंग बिकॉज आई गेस the concepts